एनके सिंह सर, जो वोरा जी ने मुद्दा उठाया कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो समाज में किसी भी तरह का उन्माद फैलाते हैं, कार्रवाई उन पे भी होना चाहिए। आज की जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई पे और उसके बाद जो दिन भर मैंने जिक्र किया जिसका, कि एक चौराहा आया, उस चौराहे के नाम के लिए प्रधानमंत्री जी का संबोधन, पीएफआई की टीवी कवरेज, ये सब क्या 2024 की पिच तैयार हो रही है, या वास्तव में एक आतंकी संगठन को नेस्तनाबूद करने की योजना है? क्या लगता है आपको? संजय, आज पहली बार मेरी छाती 55 इंच की हो गई। 56 तो नहीं हुई, 1 इंच कम रह गई है, लेकिन 55 की हो गई जब आपने इंट्रोडक्शन दिया। बड़ा बैलेंस था और बड़ा सारगर्भित था। मुझे खुशी है कि आप हमारे कोलीग रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। सीखा है सर, आपसे आ, कुली नहीं रहा, आपसे सीखा है, आपने सिखाया है मुझे। तो इसमें दो दो चीजें हैं। दोनों ने लगभग वही बात कही है जो हम कहने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे हट के होगा। पीएफआई को आज जब बैन किया गया, तो इसके पहले सरकार ने स्टेट से रिपोर्ट मंगाई थी। उसमें 3 रिपोर्ट्स का जिक्र है, जो कि यूपी, गुजरात और कर्नाटक से आई। तीनों में सरकार किसकी है ये तो आप जानते हैं, लेकिन खैर, सरकार किसी की भी हो। बिहार में 14 जून, 13 जून की बात है, 3 आदमी पकड़े गए। और 3 आदमी पकड़े गए तो एक डॉक्यूमेंट रिकवर हुआ जो कि 8 पेज का था। वैसे आपके मोबाइल में हमने भेजा है, वो जी, वो हम 7 पेज देखा। का है। तो उसमें पेज नंबर 2 पे पीएफआई का ये डॉक्यूमेंट है। पीएफआई ने इसको वो डिसोन कर दिया है। उसमें ये कहा गया है कि 2047 तक हम इसको इस्लामिक स्टेट बना दें। और उसमें ये कहा है कि इसके लिए टेरराइज भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। पीएफआई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट रखता है तो मुझे थोड़ा सा, आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मुझे थोड़ा सा वो है कि ये इस तरह का डॉक्यूमेंट, वो अच्छा ये बात डॉक्यूमेंट में क्यों कहेगा। तो ये हो सकता है कि पीएफआई सही हो कि ना हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट रिकवर हुआ। उसके बाद रफ्तार तेज हुई। वैसे रफ्तार इसलिए तेज नहीं थी, पीएफआई की एक्टिविटीज पे नजर सरकार की काफी थी। अब थोड़ा बारीक डिफरेंस आप समझिए। आईएसआईएस, आईएसआई, चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैंने एक जिंदगी के तमाम वक्त तक होम मिनिस्ट्री कवर किया है और टेररिज्म कवर किया है, तो हम उसके बिना भी ये कह सकते हैं कि पीएफआई की एक्टिविटीज में जो बेसिक अंतर है जिसको हमें सबको समझना चाहिए, वो ये दूसरा है। वो है क्या? आपने पीएफआई को तो बैन कर दिया, 8 ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, लेकिन इंडिया सोशल फोरम को छोड़ दिया है, जो कि पैसे पूरे वर्ल्ड में ये पीएफआई के लिए पैसे लेता है, क्योंकि वो आपके एम्बिट्स पे नहीं था। वो दुबई में है, बहरीन में है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। वो आपका पैसा लेता है, उसको आप बैन नहीं कर सकते। अब आपकी जो वोरा साहब और कासिम साहब दोनों ने कहा, ये छोटे छोटे इनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आपकी नजर नहीं गई। मैं 5 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बता सकता हूं। तमिलनाडु में एक है, वो इनका सब्सिडियरी, आपको उसकी नजर ही नहीं गई। तो अब वो पैसा वहां आएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बैन आप देख रहे हैं, ये उसकी तैयारी 24 की नहीं है, एक सीरियस थ्रेट था। जहां तक कासिम साहब का कहना है कि इसको पहले क्यों नहीं किया, चूंकि एनआईए जब टेकअप करता है नेशनल लेवल पे ये होता है, तो यूएपीए की परिभाषा अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 ओ की, तो उसमें अनलॉफुल एक्ट की परिभाषा है। वो इतना बड़ा है कि उसमें आप मुझे चाहें तो कली गर्दन पकड़ के ले जाए, कहें कि साहब ये यूएपीए का हो। वो लॉ ही फॉल्टी है यूएपीए का, जिसमें कि 2 ओ को अगर आप देखेंगे तो हंसी आएगी कि क्या कोई सरकार इस आधार पे हमें गिरफ्तार कर सकती है यूएपीए में। तो वो है। लेकिन पीएफआई की एक्टिविटीज में थोड़ा सा आप समझिए इस पे प्रॉब्लम कहां हुई है। और ये जेन्यून है, सरकार का मूव बिल्कुल सही है, बहुत पहले होना चाहिए। मुझे याद है इंटेलिजेंस की कम से कम और टॉप ग्रेड की जो रिपोर्ट्स है,
हमने 1 दर्जन देखी होंगी जिसमें कि उन्होंने जोर से कहा है कि भाई इसको जल्दी बैन कीजिए। ये सारे साक्ष्य हमारे पास हैं और वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। बहुत देर हुई है बैन करने में, उसकी वजह समझिए क्या है। इसलिए नहीं कि उसने कोई आतंकी घटना में इन्वॉल्व, हालांकि उसमें दिया है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट दिया उसमें दिया है 30 घटनाएं जिसमें पीएफआई हिंसा में इन्वॉल्व था, जिसमें एक डॉक्टर का हाथ काटना भी है केरल में। और दरअसल पीएफआई केरल में काफी मजबूत है। अब ओवैसी क्यों कर रहे हैं और यहां यूपी के नेता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीएफआई इस समय मुस्लिम सोसाइटी में काफी डीप चला गया है। मैं बताता हूं कि हुआ क्या है, आप लोग वो डिफरेंस समझ जाए। आप जब तुलना करें तो जब ये कहेंगे कि पीएफआई डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व था, दरअसल पीएफआई ने बड़ी खूबसूरती से किया क्या है कि बहुत हाई लेवल का इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस शुरू किया। गौर कीजिएगा कैसे, कि थोड़ा तफसील से हम बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ईस्टर्न यूपी का कोटा 10 लोगों का है जिनको केरल में ले जाके ट्रेनिंग दी जाती है। वेस्टर्न यूपी से 10 है। आज से 10 साल पहले 2 लोग नहीं मिलते थे ट्रेनिंग में जाने के लिए। आज बार हो रही है कि नहीं साहब हम अपने यहां से तो 50 आदमी भेज सकते हैं, आप बताइए ना। तो ये ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग वैसे दी जाती है शिक्षा इस्लामिक उसकी, लेकिन वो एक्चुअली रेडिकलाइजेशन किया जाता है। पीएफआई की जो सबसे बड़ी, पीएफआई 1.5 करोड़ रुपया इस साल दिया है उसने बच्चों को इमदाद में, स्कॉलरशिप में। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि स्कॉलरशिप दिया है, पर क्या ये स्कॉलरशिप है? नहीं, ये उस इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस है जिसमें कि वो बता रहा है कि इस्लामिक लॉ दुनिया का सबसे सबसे मकबूल लॉ है और सबसे पवित्र लॉ है। और इसके साथ वो इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये लड़के वापस आएंगे। पीएफआई ने नहीं कहा उनसे आईएसआईएस में जाने के लिए, लेकिन वो खुद जाते हैं। कहीं से पीएफआई का आईएसआईएस में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुद चले जाएंगे क्योंकि वो हाईली रेडिकलाइज हो गए हैं। तो पीएफआई का जो रोल है वो रेडिकलाइजेशन का है जो पीएफआई कर रहा है, और इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि रेडिकलाइजेशन इलीगल कैसे हो जाएगा। हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म को लेकर जबरदस्त बता रहे कि दुनिया का बेहतरीन धर्म है, आप इसको कैसे रोक लें? आर्टिकल 25 में टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन लिखा हुआ है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, एनके सिंह मेरा नाम है, और मैं प्रोफेस भी करता हूं और प्रोपोगेट भी करता हूं, ये हमें अलाउड है। लिहाजा हम संजय को रेडिकलाइज कर देंगे, रेडिकलाइज करके उसको छोड़ देंगे मासेज में। अब ये उसकी चॉइस होगी, लेकिन हम तारीफ करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की। फ्रांस से 300 लोग आईएसआईएस में भर्ती हुए, हजारों लोग यूरोप से गए, हिंदुस्तान से आज तक सिर्फ 47 आदमी गए हैं। बल्कि ये कहा जा रहा है, जो हम लोगों ने स्टडी किया तो पता लगा, इंडियन मुस्लिम इस तरह के हार्डकोर उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो लिबरल एटमॉस्फेयर में रहता है। हिंदुस्तान में आज भी वो लिबरल एटमॉस्फेयर है। लिहाजा वो सिर्फ 45 गए। ये कहा जा रहा है कि जो देश दुनिया का तीसरा बड़ा मुस्लिम देश है उसमें ये कैसे हो रहा है कि उसमें आईसिस में भर्ती नहीं हो रहे, क्यों सिर्फ 47 आदमी भर्ती हुए हैं? अच्छा, वो भी अफगानिस्तान चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान रेडिकलाइज करना मुश्किल है। लेकिन पीएफआई पे ये आरोप है और कुछ, लेकिन अब इसको गौर से देखिए, जब हिंदू रेडिकलाइज हो रहा है, जब हिंदू एग्रेसिव हो रहा है, जब अखलाक, पहलू खान, तबरेज और जुनैद मारे जा रहे हैं, तो क्या वो रेडिकलाइज नहीं हो गया? वो घास खा के बैठा है, वो क्या उसके दिमाग नहीं है, वो कुंद हो गया है? तो इशू यहां पे बहुत ही फाइन डिफरेंस है कि एक संस्था रेडिकलाइज उसको कर रही कि मुसलमानों तुम्हारे अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि बाहर निकलोगे तो कोई कहेगा गाय का मांस लिया है और तुम्हें पकड़ के मार देगा। तो इसमें गलती कहां है? क्या वो वाकई वो गलत है नैतिक रूप से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन रेडिकलाइजेशन और उसका टेररिज्म में कन्वर्सन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पीएफआई ने, मुझे 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 आज से नहीं, 4 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं पीएफआई के रोल को, और मुझे
कोई ताज्जुब नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही डॉक्यूमेंट्स है वर्चुअली। वो हकीकत है कि केरल में इनका बेस है, वहां पे ये तमाम लोग आते हैं, इनको रेडिकलाइज किया जाता है, लेकिन रेडिकलाइज में इनको हथियार नहीं दिया जाता। अब पीएफआई सक्सेसफुल कैसे हो जाता है? ये जो इमदाद बांटता है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, तमाम देश के ममालिक से आता है। तो क्या ये विश्व हिंदू परिषद को नहीं आता? क्या बाकी संगठन को नहीं आता? अगर क्या संघ को नहीं आता? तो अगर पीएफआई को आ रहा है तो गलती क्या है? अच्छा, अगर वो अपने धर्म को बता रहा है कि अच्छा है तो इसमें गलत क्या है, तो हम भी बताते हैं यहां पे कौन सी गलती है। लेकिन जब वो रेडिकलाइज हो जाता है तो उसकी मुश्किल ये है कि वो किस संगठन में जा रहा है, ये उसका चॉइस हो जाता है। तो डायरेक्ट लिंक पीएफआई का आईसिस से आप नहीं दिखा सकते, लेकिन वो जो प्रोसेस है, मिडिल प्रोसेस, वो रेडिकलाइजेशन का है। अब हिंदुस्तान में 4 फेजेस टेररिज्म के रहे हैं। बहुत पहले 1990s में पीटीपीआई था, पाक ट्रेंड पाक मिलिटेंट्स। ये आईएसआई भेजता था, पाक में ही ट्रेंड हुए, पाकिस्तान में, और पाक से ही आते थे वो। लिहाजा पाक ट्रेंड पाक मिलिटेंट, या इंटेलिजेंस का शब्द है पीटीपीएम, पाक ट्रेंड पाक मिलिटेंट्स। लेकिन उसने देखा कि जब ये पकड़ जाते थे कम वक्त हिंदुस्तान में, तो इनको उगलवा लेती थी पुलिस कि साहब हम फलाने लाहौर के फलाने गांव के हैं और मुझे आईएसआई ने इतना पैसा देके भेजा है, वगैरह वगैरह। इससे बड़ी किरकिरी होती थी। तो उन्होंने शुरू किया दूसरा फेज, पीटीआईएम, पाक ट्रेंड इंडियन मिलिटेंट। वो हिंदुस्तान से ले जाते थे, उनको नेपाल में, बांग्लादेश में, वहां पे ट्रेनिंग देते थे और फिर वापस भेज देते थे। जब पकड़े जाते थे तो कहते थे भैया तुम्हारा आदमी हमसे क्या मतलब है, तुम्हारा आदमी है, तुम्हारा हिंदुस्तान का है, हमें क्यों दोष दे रहे हो। तो ये दूसरा फेज था। उसके बाद आया मॉड्यूल सिस्टम। मॉड्यूल सिस्टम में 5 आदमी एक मॉड्यूल में होते थे। उनसे कहा जाता था कि तुम मेरठ में जाके पंडित रामदयाल रोज अपनी दुकान के लिए निकलते हैं, इनको गोली मार देना। और ये जो मॉड्यूल था ये केरल का था, जिसका नाम कोई मणियप्पन होता था। इस मॉड्यूल का एक आदमी जाके गोली मार देता था। उसी समय कहा जाता था कि सहारनपुर के मस्जिद में तुम एक कोई किसी जानवर का कटा हुआ सर डाल देना। ये दूसरे मॉड्यूल से कहा जाता था। तो पहले मॉड्यूल को नहीं मालूम कि दूसरा मॉड्यूल क्या करे, और दूसरा मॉड्यूल है वेस्ट बंगाल का। लिहाजा जब जज इनको वो करता था ट्राई, तो उसको लगता था कि साला अजीब किस्सा है, ये केरल का कोई आदमी आके यहाँ पे हरिदयाल पंडित को मार गया और वेस्ट बंगाल का आदमी आके यहाँ पे जानवर रख गया, यार कुछ समझ में नहीं आता। तो केसेस छूट जाते थे। तो उन्होंने, आईएसआई ने ये भी खत्म कर दिया। आज इस समय जो मॉडल आया है, जो प्रोसेस चल रहा है टेररिज्म का, वो है रेडिकलाइज कीजिए और उनको अपने ऊपर छोड़ दिए। वो सेल्फ इवॉल्व, जिसको वो कहते हैं, जिसको जर्मनी वगैरह में क्या क्या शब्द नाम दिया है बोला साहब, वो ब्लैक, क्या क्या कहते हैं, अकेला अकेला जो टेररिस्ट चलता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा से मुझे भी। तो से अरे बड़ा फेमस है। तो ये वो वाला फेज है। इसमें अकेला एक टेररिस्ट खड़ा होता है और वो अचानक कुछ करता है। ये फेज आपके हिंदुस्तान में आ रहा है। बहुत खतरे की बात है। लिहाजा बहुत धन्यवाद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन अब खतरा क्या है, आपने उसके पॉलिटिकल विंग को छोड़ दिया, एसडीपीआई को छोड़ दिया है। अब वो सारे जो कैडर है वो एसडीपीआई में चले जाएंगे क्योंकि वो बैन नहीं है। तो आपने ये हाफ वे अटेम्प्ट किया है और ये मुझे लगता है कि आप रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस, अच्छा रेडिकलाइजेशन मुझे कहीं से गलत, आप किसी धर्म को अपना अच्छा बता रहे हैं, उस पर यूएस आ रहा है तो गलत क्या है। लेकिन खतरा ये होता है कि जब वो अपने को इंडिविजुअल एक टेररिस्ट के रूप में इवॉल्व करता है, जैसे वो आजकल नहीं मुसलमान है जो अकेला, वो जर्मनी में अभी किया था वो लड़के ने, लोन वुल्फ, जो लोन वुल्फ कंसेप्ट है ये उसी का है कि अकेला वो टेररिस्ट होगा, ना उसको कोई वो होगा। हाँ, उसको बाकी जो वेयर विदाल चाहिए, संसाधन चाहिए, वो ये प्रोवाइड कर देगा कोई एक आउटसाइड एजेंसी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा उज्जैन में जो उज्जैन ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ था,
उज्जैन एक्सप्रेस में, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसका इनपुट तेलंगाना के उससे आया था। साइबर सेल जो पुलिस की है, उसने यूपी गवर्नमेंट को बताया, उसने मध्य प्रदेश को बताया। और आपको याद होगा कि जो सफीउल्लाह पकड़ा गया था 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद यूपी में, लखनऊ में, ये इनपुट तेलंगाना का था। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने कहा हमने पकड़ा, ताली बजाई। मध्य प्रदेश ने कहा हमने पकड़ा। दरअसल वो तेलंगाना साइबर सेल का ये वो था, काउंटर इंटेलिजेंस सेल का, सीआई सेल कहते हैं, ये उसका इनपुट। आज भी देश को अगर कोई बचा रहा है तो तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो एनआईए क्रेडिट लेती है, इसका कुछ नहीं है। यहां तक है कि तेलंगाना का जो अफसर हैं, ये जो आपने उसका उज्जैन बम ब्लास्ट देखा है, उनके ऑपरेटिव्स के पीछे लगे, लखनऊ गए, लखनऊ में जिस मकान में ये आतंकवादी थे उसके बगल वाला मकान किराए पे ले लिया, वहां पे रहने लगे। अचानक सवेरे दूध लेने गए तो देखा कि एक आतंकवादी 5 किलो दूध ले रहा है या 4 किलो ले रहा है। ये सुन रहा था उस दूध वाले से। तो दूध वाले ने पूछा कि क्या बात है, आज मेहमान आए हैं क्या? तो बोले हाँ, 3-4 मेहमान आ रहे हैं। इस इंटेलिजेंस वाले को, तेलंगाना के, इसको ये पता लग गया कि कुछ मेहमान आ रहे हैं। इसने इमीडिएटली फोन अपने बताया वहां पे, और तब ये राज खुला कि ये लोग मेहमान आ रहे हैं और यहां से ऑपरेशन लेके ये ब्लास्ट करने उस ट्रेन में जा रहे हैं। ये साथ साथ उस ट्रेन में भी बैठ गए इंटेलिजेंस वाले। अनफॉर्चुनेटली जिसमें बम था, इनके पास 3 बैग थे। जो बम वाला बैग था वो एक बैग के अंदर था। ये इसने कैलकुलेट नहीं किया इंटेलिजेंस वालों ने। तो वो जब बाहर निकले तो देखा 3 के तीनों बैग इनके पीठ पे लदे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा सब ठीक है, लेकिन वो एक जो बैग छोटा वाला था वही छोड़ाए थे और वो ब्लास्ट कर गया। लेकिन तेलंगाना ने जब वो बस पे चढ़े तो पीछे पीछे इनके भी आदमी थे इंटेलिजेंस के, और वो जाके होशंगाबाद में इंटेलिजेंस ने जब डीजी को फोन किया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बस से उतारा गया और पकड़ा गया। तेलंगाना इंटेलिजेंस के लोग धीरे से डिस्पर्स हो गए, वापस आ गए। तो आप समझ सकते कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस समय एक एक ऑपरेटिव को पे नजर रखने के लिए। तो खतरा बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह हकीकत है कि पीएफआई को जब आप कल्प्रिट दोषी करार करते हैं, तो आप अगर लिंक नहीं है, और लिंक सच पूछिए तो अभी तक डायरेक्ट लिंक कोई भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन हाँ रेडिकलाइजेशन कर रहा है। और ये रेडिकलाइजेशन कभी भी जो लोन वुल्फ वाला कंसेप्ट है कि अकेला वो टेररिस्ट हो सकता है, ये खतरा बना हुआ है। लिहाजा हमने तफसील से इसलिए बताया कि चूंकि ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और हमें जनता को जानना चाहिए कि एक्चुअली क्या है। तो इसमें दोनों पक्ष है। पीएफआई ये कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ईस्टर्न यूपी के 10 लड़के जाते हैं वहां पे और ट्रेनिंग लेके रेडिकलाइज हो जाते हैं, तो जरा सोचिए कि खतरा कितना बड़ा है। वेस्टर्न यूपी के 10 लड़के जाते हैं, ठीक बात। और पहले कम जाते थे, कोटा 10-10 का है तो पहले कम जाते थे, अब मतलब होड़ लगती है कि 50 आदमी है। ऐसा बोले ना 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 ना, हम 10 से ज्यादा नहीं करेंगे, हमारे पास अभी मतलब जगह नहीं है, बाकी राज्य से भी लोग आ रहे हैं। ये सब स्थितियां हैं। तो देश पाउडर केक पे है, एक पाउडर के मतलब कि बारूद के ढेर पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये ढेर किसने पैदा किया है, ये आज हालत आई क्यों है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रेडिकलाइजेशन तो दोनों तरफ हो रहा है, एक तरफ थोड़ी हो रहा है। तो हम एक को क्यों दोष देते हैं? रेडिकल भाई वो क्या करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। आपने जब इस तरह डाइकॉटमी कर दी है, अस वर्सेस देम कर दिया है, हिंदू मुसलमान कर दिया है, तो वो भी तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा। अगर आप लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ रहा है। अच्छा, आपका अस्तित्व में खतरा तो नहीं है, आप तो मेजॉरिटी में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको इस नजर से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा विस्तार से समझ लेंगे।